हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यांश गोयल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी। पिछले दो वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, फर्स्ट एसआई यूनिट और सेकंड मोशन। तो आप पिछले दोनों वीडियो देख लीजिए और आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है दोस्तों, चलिए। वर्क, व्हाट इज़ वर्क? वर्क क्या है? वर्क, बहुत से ये जानते हैं कि वर्क जो है, जैसे वर्क है, जैसे हमने खाना खाया वो वर्क है, हम मार्केट तक गए वो वर्क है, हमने मोबाइल चलाया वर्क है, हमने पढ़ाई की वर्क। वो वर्क नहीं है। वर्क मतलब होता है किसी बॉडी पर हम कोई फोर्स एक्ट करते हैं, किसी बॉडी पर हम कोई फोर्स एक्ट करते हैं, तो जो फोर्स के द्वारा जो काम होता है उससे होता है, वो बोलता है वर्क। मतलब इसमें लिखा हुआ है जैसे इफ़ ए बॉडी गेट्स डिस्प्लेड व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन इट्स इट इज़ सेड टू बी डन। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, किसी बॉडी पे हम जो कोई फोर्स एक्ट करते हैं तो जो उसके द्वारा जो काम किया जाता है उसे बोलते हैं वर्क। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। हाँ, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, मतलब धरती है, और इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एम मास का, ठीक है। अब इस पर मैंने फोर्स एक्ट किया इस डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों, एफ फोर्स एक्ट किया मैंने इस डायरेक्शन में, तो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। और इसमें कितना विस्थापन हुआ? इतना, ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो मतलब जो ये एम मास का जो मैंने जिस पे फोर्स एक्ट किया है वो मूव हुआ यहाँ पर, तो मैंने इस पर फोर्स एक्ट किया, मतलब वर्क किया है मैंने। क्या किया है? वर्क किया है मैंने, इसको फोर्स एक्ट करके वर्क किया है। तो ये मूव हुआ, डिस्प्लेस्ड हुआ, अपनी डायरेक्शन से, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेड हुआ फोर्स के द्वारा। कितने से हुआ? एस, जो इसका डिस्प्लेड कितना है? एस है, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए होंगे, मतलब किसी वस्तु पे हम जब कोई फोर्स एक्ट करते हैं तो उसके द्वारा जो काम होता है उसे बोलते हैं वर्क, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है मतलब एस, एक तो विस्थापन हुआ है और एक फोर्स बल एक्ट किया है। तो मैंने आपको जैसे बताया है, जैसे एक मिनट, ये वर्क, इफ ए बॉडी गेट डिस्प्लेड व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन इज एट सेट टू बी डन, ठीक है। वर्क इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था, फोर्स, वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जितना होता है उतना, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो गया एफ एस कॉस थीटा। तो उसकी जो एंगल बना वो कितना था? 0 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितने एक ही डायरेक्शन में थे, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में था और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में था, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो गया एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। जैसे मैं एक बार फिर से एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हो गया एक सरफेस, ये कोई एम मास का हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट, इस पर मैंने एफ फोर्स एक्ट किया इस डायरेक्शन में, और ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये हो गया अपना विस्थापन ऐसे इतना, ठीक है। हाँ, तो देखिए एम पे मैंने कोई फोर्स लगाया एफ, वो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया एम, तो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ? उसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो उसी डायरेक्शन में एस भी। तो एस और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो क्या होगा? थीटा एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री अगर होता है तो एफ एस कॉस थीटा एफ एस कॉस 0 हो गया, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? एफ एस कॉस 0। एफ एस कॉस 0 कितना हो गया? एफ एस कॉस जीरो का मान कितना होता है? 1। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो गया एफ और एस, ठीक है दोस्तों। और अगर मान लीजिए मैंने फोर्स एक्ट किया, जैसे इसमें एक, मैं देखो एक बार रुको, एक बार नई स्लाइड ले लेता हूँ, मैं आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए, इस मतलब ये है कोई सरफेस, और इस पे रखा हुआ है ये एम मास का कोई भी पॉइंट, और इस पे लग रहा है बल एम जी, गुरुत्वाकर्षण बल इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में मैं फोर्स एक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आ रहा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मैंने बता दिया एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एस अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो एफ एस कॉस थीटा एफ एस कॉस 0 मतलब एफ एस हो गया। पर एक गुरुत्वाकर्षण बल नीचे भी लग रहा है, मतलब नीचे भी इसको खींचेगा ना थोड़ा बहुत, फोर्स दोनों जगह लग रहा है एफ एम जी, अगर एम जी एफ से ज़्यादा हुआ तो इस डायरेक्शन में खींचेगा, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये दोनों अपने आप में क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है दोस्तों। परपेंडिकुलर 90 डिग्री और कॉस 90 होता है 0, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस 90, एफ एस कॉस 90 का मान होता है 0, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है दोस्तों। ऐसे ये कंडीशन इसमें दिखाई हुई है, इफ़ इफ़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो डब्ल्यू इक्वल टू 0 एज कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया।
अब इसमें दो कंडीशन तो मैंने बता दिया आपको कि वर्क पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्या वर्क नेगेटिव भी हो सकता है? चलिए दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि वर्क नेगेटिव हो सकता है क्या। वैसे वर्क नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्क जैसे मान लीजिए मैंने ये सरफेस, इस पर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया और तो इस डायरेक्शन में ये आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ ना, पर ये थोड़ा ना कि पीछे की साइड और यहाँ पे एम जी लग गया गुरुत्वाकर्षण बल, तो इस डायरेक्शन में थोड़ा ना डिस्प्लेस हुआ है, इस डायरेक्शन में थोड़ा ना डिस्प्लेस हुआ है। तो क्योंकि जब नेगेटिव कब होगा वर्क, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री कब होगा? जब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो, फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों नेगेटिव, दोनों 180 डिग्री बनेंगे ना। तो ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल तो नहीं है, पर एक चीज़ होती है घर्षण बल। तो जब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा भी डिस्प्लेस होगा तो इसके बीच में घर्षण होगा, ठीक है दोस्तों। घर्षण होगा तो कुछ ना कुछ बल तो लगेगा, फोर्स तो लगेगा कि उसको। घर्षण बल क्या होता है? मतलब अपोज करता है उसकी डायरेक्शन को, अपोज करता है। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो अपोज करेगा ना इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में अपोज करेगा घर्षण बल। अपोज करेगा तो मतलब तो इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो होगा घर्षण बल के द्वारा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, एक मिनट नई स्लाइड ले लेता हूँ मैं। डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, एफ एस कॉस 180, ठीक है। तो 180 का मान कितना होता है, -1, तो ये हो गया माइनस एफ एस, ठीक है। तो वर्क मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको इसमें दो कंडीशन दी है। वर्क इज मेजर बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो फॉर्मूला हो गया। और अगर इफ द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, जैसा आपको मैंने बताया दोनों फोर्स और सेम डायरेक्शन में हो तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस हो गया। अगर परपेंडिकुलर हो, जैसे मैंने आपको बताया तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो नीचे, तो जीरो हो जाएगा। और अगर घर्षण बल के द्वारा नेगेटिव डायरेक्शन हुआ, मतलब 180 डिग्री पे हुआ, तो फोर्स वर्क जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक मिनट आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी एम मास का कोई भी वस्तु है, ठीक है, ये फ्रीली नीचे गिर रही है, ठीक है। फ्रीली मतलब इस पर हमने कोई फोर्स एक्ट नहीं किया, कि फेंका नहीं है किसी बॉल की तरह, सिर्फ बॉल को सिर्फ ऊपर से छोड़ दिया है मान लीजिए, तो वो फ्रीली हो रही है, फ्रीली नीचे गिर रही है। तो मतलब फ्रीली बल लग रहा है फ्रीली, फोर्स एक तो एक्ट हो रहा है, कौन सा लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल मतलब एम जी, ठीक है, ये तो फोर्स लग रहा है। और अब डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अब तो बताइए कि वर्क जो है पॉजिटिव होगा, वर्क नेगेटिव होगा, वर्क जीरो होगा, या फिर कोई सा भी नहीं होगा, बताइए। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, फोर्स लग रहा है एम जी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना दोस्तों। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है 1, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो गया धनात्मक पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों, समझिए बात। अब मैं एक और न्यूमेरिकल लेता हूँ। मान लीजिए अब कभी कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, मान लीजिए, ठीक है, एम तक मैं इस पे नीचे एम जी तो होगा ही सही, गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा होगा, ठीक है। पर मैं इसमें ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा हूँ, ऊपर की साइड ले जाना चाह रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए ऊपर फोर्स एक्ट किया तो एम जी के से थोड़ा ज़्यादा तो लेना ही पड़ेगा, पर मान लीजिए मैंने एम जी से लगभग बराबर में फोर्स एक्ट कर दिया इस पर, ठीक है दोस्तों, फोर्स एक्ट कर दिया इस पर, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा जब फोर्स इस पर ज़्यादा है तो, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वर्क कितना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो इस डायरेक्शन में जो वर्क है वो होगा पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एफ और एस तो दोनों एक ही डायरेक्शन में ना। तो थीटा इक्वल टू जीरो हुआ तो एफ एस कॉस जीरो इक्वल टू 1 होता है, तो एफ एस बन गया, ठीक है दोस्तों, समझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझे दोस्तों। हाँ, और वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स एक्ट कर रहे हैं हम उस पर, फोर्स तो एक्ट कर रहे हैं, पर ये कोई ज़रूरी थोड़ा ना फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। तो पीछे भी तो हो रहा था ना, मैंने आपको बताया पीछे भी हो रहा था, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है दोस्तों। और इसकी ऐसा यूनिट है जूल, वर्क की ऐसा यूनिट है जूल, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, काम, वर्क, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि किसी पर कोई बॉडी पर जब कोई बल एक्ट होता है, फोर्स एक्ट होता है, तब वर्क होता है, ना कि हम खाना खा रहे हैं वर्क है, ऐसा कोई वर्क नहीं होता है। वर्क मतलब जब किसी पे हम फोर्स एक्ट करते हैं, किसी बॉडी पर हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो वो है वर्क, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको बताया था कि वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा हो गया, और बल और विस्थापन जब एफ और एस की डायरेक्शन सेम हो तो थीटा इक्वल टू जीरो होगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस मतलब पॉजिटिव है। और
और जब दोनों आपस में 90 डिग्री पे होंगे तो जीरो होगा, और 180 डिग्री वाला कंडीशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो उसमें माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसमें, तो आप ये चीज़ याद रखना कि वर्क जो है वो, एक मिनट, वर्क जो है वो होगा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये तीनों कंडीशन वर्क में हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मतलब समझिए ना, मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी। पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन में होगा, जीरो इस वाली में होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री कब होगा, जब जब घर्षण बल उत्पन्न होगा। और घर्षण बल तो हमेशा उत्पन्न होगा, क्योंकि जब हम फोर्स से किसी वस्तु को आगे घसीटेंगे, आगे लेंगे, तो उसमें घर्षण बल तो एक्ट होगा, वो अपोज करेगा उसकी डायरेक्शन को, तो उसमें थोड़ा बहुत तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उससे 180 डिग्री पे वर्क में नेगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क के बाद आता है अपना काम, और इसकी अदिश राशि, ये अदिश राशि और इसकी ऐसा ही इकाई जूल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। मतलब हमारी बॉडी में कितनी क्षमता है वर्क करने की। जैसे मान लीजिए कोई भी पतला आदमी है, वो 10 किलो का वजन उठा रहा है, और कोई हेल्दी आदमी वो 10 किलो का वजन उठा रहा है, तो दोनों में से कौन जल्दी उठाए, जो है हेल्दी आदमी वो, क्योंकि उसमें वो कैपेसिटी है वो काम करने की। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय ये बॉडी, बॉडी के द्वारा जो कितनी कैपेसिटी है काम करने की, उसे एनर्जी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी और ऐसा यूनिट जूल है, क्योंकि एनर्जी की कोई दिशा है क्या, कोई डायरेक्शन है क्या, एनर्जी, एनर्जी तो कोई डायरेक्शन नहीं है, एनर्जी तो अपनी बॉडी में कैपेसिटी है उतनी एनर्जी है। ठीक है दोस्तों, और इसकी ऐसा यूनिट भी जूल है। वर्क और एनर्जी की ऐसा यूनिट सेम है, जूल, इसलिए आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स। मैकेनिकल एनर्जी जो एनर्जी वो टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, और फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, और सेकंड काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, एनर्जी मतलब ऊर्जा। ऊर्जा क्या, आपने मैंने बोला था किसी बॉडी के द्वारा या फिर किसी निकाय के द्वारा कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसकी ऐसा यूनिट भी जूल है। और मैंने बोला था कि मैकेनिकल एनर्जी जो है टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट पोटेंशियल मतलब स्थिति ऊर्जा, और सेकंड काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मतलब किसी वस्तु के द्वारा उसकी पोजीशन के द्वारा, किसी वस्तु की उसकी पोजीशन के द्वारा जो एनर्जी उस पर एनर्जी उसमें आती है, पोजीशन के द्वारा एनर्जी उसमें आती है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इसमें लिखा हुआ है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डेवलप्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड इज पोटेंशियल। जैसे कि मैंने बताया कि किसी बॉडी की पोजीशन के द्वारा, पोजीशन के द्वारा जो एनर्जी हम उसमें डेवलप होती है, जो एनर्जी उसमें आती है, उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग, स्प्रिंग को हमने खींचा, स्प्रिंग को हमने खींचा मतलब कंप्रेस किया या फिर उस पर बल लगाया, खींचा, तो उसमें उसकी पोजीशन चेंज हुई। पोजीशन चेंज हुई तो उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी डेवलप हुई होगी, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एनर्जी वाटर कलेक्टेड एट ए हाइट। हाइट पे अगर वाटर कलेक्ट है, किसी हाइट पे एक वाटर कलेक्ट है, तो उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, जैसे ये सरफेस, ठीक है, और यहाँ पर रखा है कोई मास का कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ले जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एच हाइट पे। ठीक है, तो मास यहाँ से और यहाँ जाएगा, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई, हुई। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, P = mgh। तो m और g गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा ना उसमें, g ये तो चेंज होगा इसे गुरुत्वीय, तो गुरुत्वीय त्वरण जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका मान होता है 9.8। ठीक है, और h हाइट, जितनी हाइट पे हमने चेंज किया उसको, तो आप समझे मतलब mgh जो इसका फॉर्मूला है। जैसे एम मैंने बोला, एम को ऊपर डायरेक्शन में, जितनी में ऊपर डायरेक्शन में ले गए, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आप समझ गए होंगे, पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी में की पोजीशन के द्वारा उसकी में जो हमारी में किसी पोजीशन के द्वारा उसमें एनर्जी आती है, उसे बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला होगा P = mgh। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग का भी अपन मैं समझा देता हूँ मैं एक बार। देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसी कोई स्प्रिंग है,
ठीक है। अब मैंने इसको कंप्रेस किया इस डायरेक्शन में, तो ये हो गई इतनी, ठीक है, मान लीजिए। तो कितना विस्थापन हुआ, मान लीजिए एक्स हुआ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो P इक्वल टू एम जी एच है ना, वो इससे नहीं होगा, वो इसका फॉर्मूला होगा P इक्वल टू हाफ स्प्रिंग के लिए एम, मान लीजिए एम द्रव्यमान की स्क्रीन और एक्स स्क्वायर जितना विस्थापन हुआ है। समझे दोस्तों, मतलब स्प्रिंग का उससे रिलेट नहीं करूँगा मैं पोटेंशियल एनर्जी से, P इक्वल टू एम जी एच, उसका रिलेशन करूँगा मैं काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से। तो P इक्वल टू हो गया हाफ एम एक्स स्क्वायर। तो समझिए दोस्तों, ये हो गया स्प्रिंग का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया काइनेटिक एनर्जी। मेन एनर्जी जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। इसमें होता है जैसे बॉडी के द्वारा, मान लीजिए कोई मोशन हो रहा है, कोई बॉडी के द्वारा कोई गति हो रही है, तो उसके द्वारा, गति के द्वारा जो एनर्जी हमने आई ना, जिस बॉडी में पजेस्ड हुई एनर्जी, उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लीजिए कोई आदमी दौड़ रहा है, तो दौड़ते दौड़ते वो मोशन तो कर रहा है ना, तो उसके अंदर जो एनर्जी आती है ना, जो मतलब मान लीजिए अपन दौड़ रहे हैं तो अपने ज़्यादा हाफ नहीं भर आती है, एकदम से ज़्यादा मतलब एनर्जी सांस चाहिए था, तो एनर्जी होती है। तो एनर्जी अपनी बॉडी में पजेस्ड हुई उस मोशन के द्वारा, उस मोशन के द्वारा ही तो बॉडी में पजेस्ड हुई एनर्जी, तो उसे बोलते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी, जो बॉडी में हमारे में आती है। और उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। वेलोसिटी के द्वारा जो एनर्जी आती है या फिर मोशन के द्वारा जो एनर्जी आती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। मैंने बताया था किसी शरीर में जो है किसी पोजीशन के हिसाब से जो एनर्जी आती है, जैसे शरीर विकसित करने की क्षमता को इसकी कॉन्फ़िगरेशन की स्थिति कारण, मतलब जैसे शरीर में कोई कार्य करना है बॉडी के द्वारा, तो उसकी पोजीशन के हिसाब से तो उसमें जो ऊर्जा आती है वो स्थिति ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हो। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि कोई स्प्रिंग का खिंचाव या फिर कंप्रेस, उसकी ऊर्जा, और कोई जल ऊंचाई पर एकत्रित है उसकी ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, पी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। और काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा क्या होता है, किसी की गति के कारण, किसी मोशन के कारण जो हमारे बॉडी में ऊर्जा पजेस्ड होती है, ऊर्जा आती है, उसे गति ऊर्जा बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मेन चीज़ देखिए, एक मिनट रुकिए मैं बोल लेता हूँ। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक, ये सबसे मेन पॉइंट, इम्पॉर्टेंट है रिलेशन। के ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू। अब ये कैसे, और पी इज ए मोमेंटम, ठीक है, पी का फॉर्मूला हो गया एम बी। अब ये कैसा है मैं बता देता हूँ। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। अब मान लीजिए इसको मैंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया और एम से डिवाइड कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, फ़र्क तो कुछ पड़ने वाला नहीं है ना। जो मैथ का स्टूडेंट है वो उसको पता होगा। हाफ एम बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन एम कर दिया, मान लीजिए दोनों एम से मल्टीप्लाई कर दिया, एम से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, समझ गए। तो क्या हो गया, ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। और पी मोमेंटम मतलब संवेग, संवेग क्या है, एम बी, पी का फॉर्मूला होता है ये एम बी, ये रहा। ठीक है, तो क्या हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर का मतलब, तो पी लिख सकता हूँ मैं इसको। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, पी स्क्वायर लिख दूँ इसको, जैसे इधर इधर बनाया तो, अपॉन टू एम, पी स्क्वायर अपॉन टू एम। समझ गए, ये आया अपने एक रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का। कितना हुआ था, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। एम स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल पी स्क्वायर अपॉन टू एम हो गया। ये हो गया अपने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। पी इक्वल टू मोमेंटम, पी इक्वल टू एम बी फॉर्मूला, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर से हो गया टू एम पी स्क्वायर अपॉन टू एम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसके काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पी इक्वल टू मोमेंटम, और व्हेन मोमेंटम इज डबल काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम, क्योंकि पी स्क्वायर है, अगर मोमेंटम अगर डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी, 4 टाइम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तो ईजी है, कोई ना। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज ए वेव। वेव के बीच में वेव के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो वेव के बीच की, उसे बोलते हैं वेवलेंथ। ये सिंपल क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये रहा, एक मिनट आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या मैंने, इसमें वो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट।
जैसे ये रिलेशन देख लिया, एक रिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए, एक मिनट में खाली स्लाइड ले लेता हूँ। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर कोई संवेग मतलब पी मतलब मोमेंटम संवेग, वो इंक्रीज होता है 50%, 50% के द्वारा इंक्रीज होता है पी मोमेंटम, तो गतिज ऊर्जा जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी वो कितनी परसेंट इंक्रीज होगी, ये क्वेश्चन है। समझे? तो क्या रिलेशन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में? p²/2m। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p/p/2m। ठीक है, अब एक खाली स्लाइड वापस ले लेता हूँ। तो क्या हुआ, p/p/2m लिख सकता हूँ। तो के काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, p 50% के द्वारा इंक्रीज थी तो 50 × 50, ठीक है, अपन 2m। तो मैथ वालों को पता होगा एक फॉर्मूला होता है a+b+ab/100, ये एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो ये है ना, a तो ये हो गया 50 और एक ये a हो गया, ये हो गया b 50, ठीक है, दोनों a ही है, मतलब मान ली दोनों a ही है। तो जिस नई स्लाइड लेता हूँ, तो दोनों का फॉर्मूला हो गया a+a+a²/100। तो a कितना है 50 + 50 + 50 का स्क्वायर 25/100/100, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना बचा, 50 50 100 125। तो मैंने क्वेश्चन क्या था कि मोमेंटम अगर 50% से इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितने से इंक्रीज होगी, 125%। ठीक है दोस्तों, ऐसे सिंपल क्वेश्चन हमारे उसमें पूछे जा सकते हैं, बहुत से में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको बता दिया गति और गति ऊर्जा के संबंध, बीच के संबंध। तो अगर गति दुगनी हो जाती है तो गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, ये आपको बता ही दिया। तो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक। मैंने आपको पढ़ाया वर्क एनर्जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है पावर। पावर एक अच्छा टॉपिक है, वैसे क्वेश्चन बनता है पर अच्छा टॉपिक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मतलब किसी टाइम इंटरवल में जो वर्क किया हुआ है उसे पावर बोलते हैं। जैसे अपने एनर्जी पढ़ी थी, एनर्जी क्या थी, अपने बॉडी के द्वारा काम करने की कैपेसिटी को एनर्जी बोलते हैं। पर पावर किसी टाइम इंटरवल में कोई काम किया जाता है उसे पावर बोलते हैं। जो P = हो गया W/T। ठीक है, ये इसकी ऐसा यूनिट जो है वॉट है। वॉट कैसे बनी, जैसे आपको बता दूँ, एक मिनट। P = कितना होता है, W/T। W क्या है, वर्क की ऐसा यूनिट क्या है, जूल, और टाइम की सेकंड। तो जूल/सेकंड को अपन बोलते हैं वॉट। ठीक है दोस्तों, समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वर्क की ऐसा यूनिट हो गई वॉट, और वैसे यूनिट हो गई जूल/सेकंड। इसकी एक यूनिट और होती है हॉर्स पावर, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 किलोवाट हो गया 10³ वाट, और 1 मेगावाट हो गया 10 वाट। और मैंने आपसे बोलता पावर की एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर, सबसे मेन यूनिट। इसे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर है ये, हॉर्स पावर जो है प्रैक्टिकल यूनिट है पावर की। तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट, 746 वाट। जैसे मान लीजिए हॉर्स पावर निकालना हो, अपन को वाट दिया हो, तो अपन हॉर्स पावर से 746 से डिवाइड कर देंगे तो हॉर्स पावर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 वाट सेकंड = 1 वाट × 1 सेकंड = होता है 1 जूल। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है, जूल/सेकंड। तो अगर अपन को 1 जूल निकालना है तो सेकंड × वाट हो जाएगा, 1 सेकंड × वाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर मतलब शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मैंने जैसे बताया, जिससे बॉडी के द्वारा जो कार्य किया जाता है जिस टाइम इंटरवल में, शक्ति कहते हैं। P = W/T फॉर्मूला होता है। इसकी ऐसा यूनिट वॉट होती है, वॉट मतलब जूल/सेकंड, जो मैंने आपको पहले बताया था। इसकी एक और यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट होती है हॉर्स पावर, अश्वशक्ति। एक हॉर्स पावर = 746 वाट, और एक वाट सेकंड = 1 जूल, और 1 किलोवाट सेकंड = 103 वाट। ठीक है दोस्त, अब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,